राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम शब्द की सभ्यता का, भद्रता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतर, राम के गुण गुण चिरंतर। राम धुन सुमिरन सकल जग, राम धुन सुमिरन सकल जग। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर। सुजन रंजन रूप सुख कर, सुजन रंजन रूप सुख कर। राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान। हिमाचल की वादियों में हमेशा संगीत की गूंज रही है। यहाँ की ठंडी हवाएं हो, यहाँ के झरनों की आवाज़ हो, और यहाँ के लोक परंपराओं में एक खास सुर रहा है। और इन्हीं सुरों को अपने दिल से अपनाकर अपने जीवन में संगीत को अपनाया है आज के हमारे खास मेहमान ने। नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिका ढटवाल। संगीत एक ऐसा विषय है, संगीत आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लाता है। और इन्हीं के साथ जो हमारे साथ आज के मेहमान हैं, इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कई बदलाव लाए हैं और साथ ही साथ कई बदलाव आने वाली हमारी युवा पीढ़ी में भी ला रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हेमंत ठाकुर जी, जो कि एक स्कूल में बतौर शिक्षक है संगीत के। हेमंत ठाकुर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। हेमंत ठाकुर जी, आपकी आवाज़ को हमने सुना, वो बहुत ही मधुर है। उससे पता चलता है आप कितने संगीत से कितने जुड़े हुए हैं। आपका जो संगीत का सफ़र है, आपकी आवाज़ से लगता है कि वो बहुत लंबा सफ़र रहा है। थोड़ा सा मैं आपके संगीत के सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी। तो हम शुरुआत करते हैं, आपके संगीत का पहला कदम जब आपने रखा तो वो कब रखा था? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप दूरदर्शन की टीम का, जिन्होंने यहाँ पे बुलाया, मौका दिया। माता पिता के चरणों में प्रणाम, जिनकी बदौलत आज आपके बीच में हैं। गुरुजन जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया,
उनको कोटि कोटि प्रणाम। शुरुआत मेरी जो स्कूलिंग है वो मेरा गांव कोल का पड़ता है, वहाँ पे शुरुआत हुई। उसके बाद मैं घनागू घाट स्कूल में मैंने आगे की अपना सफ़र तय किया। तो क्लास 6 में था जब पहली बार मौका मिला था स्टेज पे गाने का। वहाँ पे हमारे एक लोकल मेला होता है घनागू घाट में, तो 2 जून को वो मेला होता है और मेरा बर्थ डेट भी उसी दिन है। तो उसमें पहली बार मौका मिला था गाने का। बस वही जो सफ़र था वो फिर उस मेले में कंटिन्यू रहा। जब तक 10th क्लास पास आउट नहीं की तो हर साल वो उसी मेले के दौरान गाना गाने को मिलता था। जी, आपने कहा कि उस मेले से आपने जो है वो शुरुआत की। थोड़ा सा मैं उस मेले पे आऊँगी। जब आपने उस मेले में जब गाया तो आपकी इस स्किल को, आपके इस हुनर को किसने पहचाना और किसने आपको प्रोत्साहित किया कि आपको जो है आगे बढ़ना चाहिए संगीत के क्षेत्र में? देखो मैम, देखो जो घर में जो माहौल है वो संगीत का नहीं रहा, क्योंकि म्यूज़िक फैमिली तो नहीं है हमारी, लेकिन जो बड़े भैया हैं उनको म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। तो वो थोड़े गिटार वगैरह प्ले करते थे, थोड़ी बहुत सिंगिंग भी करते थे। शायद मेरे अंदर उन्हीं से आया हो जो भी थोड़ा बहुत। हाँ, मेरे मामू ट्रम्पेट ज़रूर प्ले करते थे और शायद जेनेटिक मामा जी की साइड से बोलते हैं, मदर और मामा जी की साइड से। तो ये होता था कि जब मैं उस मेले के लिए सॉन्ग प्रिपेयर करता था तो अपने बड़े भैया से बात करता था, तो वो मेरे को गाइड करते थे उस टाइम कि इस गाने को गा लो आप, इसको ये अच्छा रहेगा। क्योंकि हम इतने छोटे थे, हमारे को सॉन्ग सिलेक्शन करना नहीं पता था उस टाइम कि क्या चीज़ गानी चाहिए क्या नहीं गानी चाहिए। वैसे वैसे ही सफ़र चलता रहा। क्लास 10 तक आए, फिर क्लास जब +1 में था तब फर्स्ट टाइम मैम शायर मेले में गाने का मौका मिला। वो अर्की में के भारद्वाज जी है जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को वहाँ पे मौका दिया था। उनका अपना के म्यूज़िकल ग्रुप होता था जिसको मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ से मेरा जो जितने भी ये नाइट प्रोग्राम होते हैं वो सफ़र शुरू हुआ था। शायर मेले में मैंने फ़र्स्ट टाइम किशोर कुमार का गाना गाया था, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। देन आफ्टर दैट चंबा का मिंजर मेला, वो वहाँ पे जाने का मौका मिला के भारद्वाज जी के साथ ही, और ये सिलसिला चलता रहा +1 +2 में। उसके बाद मैम तो गाने का तो शौक़ था ही पहले से और बहुत ज़्यादा था। तो जब शिमला में आना हुआ तो शिमला में सबसे पहले आके मैंने यही किया कि मैंने म्यूज़िक को मीन्स स्टार्टिंग से सीखना है, उसको जानना है। क्योंकि हम मैम आवाज़ तो अच्छी थी, वो परमात्मा की देन थी। हम मेरे अंदर शायद गला भगवान की देन है, उन्होंने गला दिया इतना अच्छा, लेकिन उसको तराशना गुरु के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको गुरु वैसे मिलने चाहिए, तो मेरे को गुरु वैसे मिले। तो आपको गुरु मिलने से पहले, मैं गुरु जी पे मैं थोड़ा सा बाद में आऊँगी, पहले गुरु मिलने पे आपने बहुत अच्छी बात की कि आपके पास था, पर आपके हुनर को और उसको निखारा जो है वो आपके गुरु जी ने। मेरे जो गुरु जी श्री विनोद चन्ना जी और गुरु माँ श्रीमती कौशल्या चन्ना जी, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर भरपूर रहा है और अभी तक बरस रहा है। और मेरा मानना है कि अगर आप गुरु के शरण में हैं तो शायद आपके जो सफ़र है वो बहुत आसान रहता है। और तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मेरे ऊपर आशीर्वाद उनका अभी तक बरकरार है, और मेरे को लगता है कि ताउम्र मेरे ऊपर रहेगा। और मैं बच्चों की तरह उनके पास अभी भी जाता हूँ, अभी भी क्लासेस लेता हूँ। मेरे को जितनी भी जो भी छोटी बहुत मुश्किलें आती है तो मैं अपने गुरुजी से उस बारे में पूछता हूँ। उनका आशीर्वाद मिलता है, गुरु माँ का आशीर्वाद मिलता है। तो उन दोनों के आशीर्वाद की वजह से ही मैं आज आपके बीच बैठा हूँ। आपने बोला कि आपने जब शुरू में 2 जून को पहली बार आपने स्टेज परफॉर्मेंस जब आपने की थी, उसके बाद आपने निरंतर जो है कभी स्टेज पे गाना शुरू कर दिया आपने। तो कोई ऐसा गाना याद है जो उस समय आपने गाया हो और आपको बहुत ही ज़्यादा सराहाया गया हो कि आप जो है ये संगीत आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, जो मेरे दर्शकों को आप सुनाना चाहते हैं? मैम, राग यमन में एक गाना यशुदास जी का, वो मेरे फेवरेट सिंगर भी रहे, उनका ज़रूर सुनाऊंगा।
रे ग रे नि ध नि रे सा। जब दीप जले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल ना जाना, मेरा प्यार न विसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, नि रे गा रे गा पा ग रे सा सा नि, पा पा मा रे गा सा नि सा गा पा मा पा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। नदिया के किनारे आज उसी अमुआ के तले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। बहुत ही खूबसूरत आपने जो हमें गीत सुनाया। बात करें हम, जब आपके गुरुजी से आपने बस सीखना शुरू किया, जब आपने पहली बार जब गुरुजी के पास गए तो आपको कैसा लगा? जब आपने सीखना शुरू किया तो शुरुआत कैसी थी? क्योंकि अब आप खुद भी एक गुरु हैं, तो पहले आपने जो गुरुजी से सीखा उसके बारे में हम जानना शुरू करेंगे। मैम, शुरुआत तो मेरी गुरुजी के घर में ही हुई और सीखने की इतनी ललक थी कि सुबह 7 बजे चला जाता था गुरुजी के घर। तो गुरुजी ने फर्स्ट टाइम बोला कि क्या, मेरी मुलाकात पहली बार गुरुजी से बस स्टैंड में हुई, भोजनालय उसमें बैठे हुए थे वो। तो किसी से बात हुई तो उन्होंने उनके पास भेजा कि वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो आप उनके पास जाओ। तो मैं गुरुजी से मिला वहाँ पे। तो गुरुजी ने बोला कि सीखना चाहता है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं कहा कोई बात नहीं गुरुजी, मेरे को बेसिक सीखना है। तो गुरुजी ने नेक्स्ट डे घर में बुला लिया। तो घर पहुँच गया उनके सुबह 7 बजे। तो गुरुजी ने तानपुरा दे दिया कि उसके साथ स्वर मिलाओ, ठीक है। तो तानपुरे को गुरुजी के घर के ऊपर एक लेंटर होता था, तो उस वहाँ पे मंदिर था, कृष्ण भगवान जी का मंदिर था। वहाँ मैं बैठ जाता था और वहाँ पे मैं तानपुरे के साथ 2-2 घंटे सुबह मॉर्निंग का जो रियाज़ होता था वो करता था। तो ये सिलसिला चलता रहा 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। तो 3 महीने हो गए तो गुरुजी मेरे को सिर्फ वो सुबह तानपुरा देना और रियाज़ के लिए बिठा देना। मैं थोड़ा सा वो भी लग गया। अब मेरा 3 महीने हो गए, मेरे को मैं क्या इसके आगे तो कुछ बता ही नहीं रहे गुरुजी। तो मैंने एक दिन अचानक गुरुजी को बोला, मेरे को हंसी भी आती है कि मैं कहा गुरुजी, मैं कहा रियाज में यही होगा। तो गुरुजी ने बोला कि कोई नहीं, कल आना, कल बताऊंगा कुछ और। तो गुरुजी ने सबसे जो पहला राग करवाया था वो राग यमन ही था, जिस पे आधारित ये सॉन्ग था अभी, जब दीप जले आना। ये राग गुरुजी ने शुरू किया था और वो 3 महीने का रियाज मेरे को बाद में पता लगा जब गुरुजी ने राग यमन शुरू किया और मेरे गले के अंदर जो बदलाव आया उन 3 महीनों से,
वो आज तक कायम है। और जो गंभीरता पैदा हुई उस रियाज से, वो तो निरंतर प्रक्रिया है, वो आज भी मैं सुबह उठ के करता हूँ। सा का षडज का रियाज होता है, तो उसके बगैर तो आपका साधना कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल। हाँ जी मैम। तो वो शुरुआत थी मेरी, तो गुरुजी के साथ वो जो 2006 में मैं पहली बार गुरुजी से मिला था, जो उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर 2006 से तो था, वो अभी तक उनका बरस रहा है उस आशीर्वाद। जी, संगीत सीखने के लिए हेमंत जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अगर हम बात करें, जब हम कोई भी स्पोर्ट्स अगर हम सीखते हैं तो उसके लिए डेडिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी हेल्थ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो संगीत के लिए अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप बच्चों को भी संगीत सिखाते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप बच्चों में क्या देखते हैं और क्या ज़रूरी है उनके लिए? मैम, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो हम सीख रहे हैं मैम, तो इसमें उत्तरी भारतीय संगीत जो हम सीख रहे हैं, इसमें 10 थाट माने गए पंडित भातखंडे जी के। मेरे गुरुजी का मानना है कि 10 थाटों के अलावा इसमें एक 11वां थाट भी है। वो ये हमेशा हमारे को बोलते हैं कि इसमें 11वां थाट भी है, और वो थाट है अदब। जिस बच्चे के अंदर अदब नहीं है, दूसरों के बैठने उठने की तहजीब नहीं है, ठीक है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, अपने गुरु के प्रति रिगार्ड नहीं है ना, वो संगीत नहीं सीख सकता। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन्ड होना। इसमें जो बच्चा डिसिप्लिन्ड है ना, वो म्यूज़िक सीखेगा। वो अपने गुरु के प्रति डिवोट है और डेडिकेशंस है उसकी अपने गुरु के प्रति, और गुरु के प्रति गुरु के ऊपर विश्वास भी करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत से बच्चे हमारे पास भी ऐसे आते थे, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिस एकेडमी में मैंने सीखा, चन्ना म्यूज़िक एकेडमी में, एकेडमी बाद में मैं पहले तो गुरुजी के घर में बैठता था और एकेडमी बाद में हुई, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस ही एकेडमी में मेरे को बाद में क्लासेस लगाने का मौका मिला। जो मेरे गुरु भाई लोग थे उनकी मैंने क्लासेस ली वहाँ पे, वो मेरे गुरुजी का आशीर्वाद था जो मैं ले पा रहा था। तो वो मेरी डेडिकेशंस थी, और ये बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक में कि आपके अंदर डिसिप्लिन हो, क्योंकि अगर आप उसमें स्थिरता नहीं ला सकते, आप बैठ नहीं सकते ना, तो आप म्यूज़िक नहीं सीख सकते। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि निरंतर अभ्यास और आपके अंदर डिसिप्लिन होना, एक अनुशासन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। है। कोई भी चीज़ आपने सीखनी है, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हो, सबसे पहले यही चीज़, कैरियर में आपको किसी भी मोड़ तक पहुंचना है, तो आपके लिए अनुशासन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हेमंत जी, आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं, तो थोड़ा सा मैं विस्तार से जानना चाहूँगी। आपने कई अवार्ड्स जीते हैं, आपने नाम कमाया है, तो थोड़ा सा मैं वो विस्तार से जानना चाहूँगी। सीखने की प्रक्रिया तो चलती रही। 2011 में मैंने रफ़ी अवार्ड जीता, जो पहली बार उदय फॉर्म के द्वारा शिमला में नाइट करवाई गई 18वीं रफ़ी नाइट शायद मेरे नाम है, जो 2011 में मैंने जीती थी। और उसके बाद 2013 में मैंने किशोर नाइट जीती यहीं शिमला में। और उसके अलावा मेरी जो स्कूलिंग है वो उस दौरान मैंने 12th दानाघाट से हुई। देन आफ्टर दैट मेरी जो कॉलेज है वो मैंने इवनिंग कॉलेज से किया है। अब इवनिंग कॉलेज से मैं गज़ल कॉम्पिटिशन्स में, हमारे यूथ फेस्टिवल होते हैं उसमें मैंने 3 साल तक वो पार्टिसिपेट किया, और 2 बार मैं हाईली कमेंडेड प्राइज़ लाया अपने कॉलेज के लिए। और वहाँ पे म्यूज़िक के टीचर होते ही नहीं थे, तो मैं अपने गुरुजी से गज़ल सीखता था और वहाँ पे परफॉर्म करता था, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता था उनका कि मैं वहाँ से प्राइज़ लेके आता था। पहला जो प्राइज़ था मेरा गज़ल का वो सोलन से मैंने जीता था, और दूसरा प्राइज़ मैंने चंबा से जीता था जो गज़ल में मेरे प्राइज़ आए। और उसके अलावा काफ़ी प्रोग्राम जीते कुछ। तो आपने रफ़ी नाइट के बारे में बात की। रफ़ी जी का अगर हम नाम लें तो संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को एक रफ़ी जी का जो आप गाना है वो सुना दीजिए। ज़रूर मैम। क्योंकि रफ़ी जी को अगर हम संगीत के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो रफ़ी जी का बहुत ज़्यादा नाम है। हर बच्चा जो है वो रफ़ी जी को जानता है, रफ़ी जी के गानों को सुना है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिन्होंने रफ़ी जी के गानों को ना सुना हो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को आप रफ़ी जी का जो है वो गाना सुना दें। हाँ जी मैम। रफ़ी साहब का एक सॉन्ग है मेरी आवाज़ सुनो, और ये सॉन्ग मैंने फाइनल में गाया था, और इसी सॉन्ग की वजह से प्राइज़ आया था।
सा ग प ध नि ध नि ध प ग प ग सा। मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज़ सुनो। मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। जिंदगी भर मुझे नफरत सी रही आशिकों से, मेरे ख्वाबों को तुम अश्कों में डुबोते क्यों हो? जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं। थक गया हूँ मुझे सो लेने दो, रोते क्यों हो? सो के भी जागते ही रहते हैं। जाबाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज़ सुनो। मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। बहुत ही खूबसूरत आपने हमें रफ़ी जी का गाना सुनाया। वो बहुत ही खूबसूरती से आपने इसे जो अपने सुरों में जो है वो गाया है, बहुत ही खूबसूरत था। हेमंत जी, बात करें, आप बच्चों को संगीत सिखाते हैं, आप छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक को संगीत सिखाते हैं, आप एकेडमी में भी शायद संगीत सिखाते हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी, आप जो स्कूल में जब बच्चों को संगीत सिखाते हैं तो उस समय उन बच्चों, जो बच्चे हैं वो फूल है, पौधा है, उनको जिस तरह से हम संजोएंगे, जिस तरह से उनको बड़ा करेंगे, वो उस तरह से बड़े होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप बच्चों को संगीत सिखाते हैं, क्योंकि बच्चों को सिखाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उनको बिठाना, डिसिप्लिन में लाना वो सबसे बड़ा मुश्किल भरा कार्य है। तो आप उनको जब संगीत सिखाते हैं तो किन विशेष बातों का ध्यान रखते हैं और किस तरह से उनकी रुचि जो है वो इस तरह बढ़ाते हैं? कई बच्चे होते हैं उनमें स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो वो थोड़ा सा मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूँगी। मैम, क्योंकि मैं गुरुजी के पास इतने समय से रहा, 2008 या 9 में शायद हम लोगों ने एकेडमी स्टार्ट कर दी थी, गुरुजी ने जो शुरू की, और अभी प्रेजेंट में मैं उसका ट्रेजरर भी मैं ही हूँ। मैम हमारे प्रेसिडेंट है। सुर संगीत एंड प्रमोशनल वेलफेयर सोसाइटी भी हमने एक संस्था बनाई है। मेरे को मैंने जितना भी समय एकेडमी में निकाला, वहाँ पे बड़े बच्चों के साथ मेरा उठना बैठना होता था, और गुरुजी के सानिध्य में जो हम राग गाते थे, उन्हीं रागों को मैं उन बच्चों के साथ साझा करता था और उनकी क्लास लेता था। तो मेरे लिए तो बच्चों की क्लास, जब मैं स्कूल में मैंने ज्वाइन किया 2017 में, तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हुआ पहले तो बच्चों को कि उनको क्या सिखाऊं मैं। पहले तो उनके अंदर ढलना पड़ा, मेरे को थोड़ा सा मुश्किलें भी आई। लेकिन जो म्यूज़िक है वो एक लर्निंग प्रोसेस है, अगर आप सीखते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे को उनसे भी सीखने को बहुत कुछ मिला, उन बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से। मेरे को उनके नेचर को समझना पड़ा, इनको कैसे गाने पसंद है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनको बिठाने के लिए
मेरे को उनके लेवल तक जाना पड़ा कि इनका जो सॉन्ग जो सुनने की जो सॉन्ग सिलेक्शन है इनके लिए कैसे करूं। तो धीरे धीरे वो प्रक्रिया चलती रही और बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करने की कोशिश करता हूं आज भी, कि वो उनके साथ थोड़ा फैमिलियर रहता हूं, एज अ फ्रेंडली उनके साथ बिहेव करता हूं कि वो अच्छे से मेरे को जान सके, मैं उनको जान सकूं। क्योंकि जो म्यूज़िक है वो आदान प्रदान की प्रक्रिया है। आप जब तक दूसरे वाले को नहीं जानेंगे तो आप उसको कुछ दे नहीं सकते। तो बच्चों का वैसे बहुत अच्छा, मेरे पास इतने सुरीले बच्चे हैं और इतना प्यार मेरे लिए है उनके अंदर, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे को उनको सिखाना बहुत आनंद मिलता है, मेरे को मैम उनको सिखाना। और जहाँ तक सीखने की बात है, और सबसे पहले तो वही है अनुशासन, उनको उठने बैठने की तमीज़ की किस तरह से आना है। संगीत के जो क्षेत्र है उसमें आपको अगर आगे बढ़ना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से रूल है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप इसमें आगे, आपकी जो इतनी लंबी जो दूरी है वो आप तभी तय कर पाएंगे। क्योंकि उसमें आपको एक अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है। आपके म्यूज़िक रूम में आना है, शूज़ अपने क्लासेस में ही उतारने हैं। आप म्यूज़िक रूम में शूज़ के साथ एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि सरस्वती माँ का वास होता है, हम बहुत मानते हैं, अपने वहाँ पे पूजा करते हैं। तो बच्चों के अंदर पहले आपको ये चीज़ें भरनी पड़ेगी। संगीत तो रेगुलर प्रक्रिया है, वो आ ही जाएगा। जब बच्चे के अंदर अनुशासन आएंगे तो अपने आप आ ही जाएगा थोड़ा तो। जी हेमंत जी, बात करें आज के यूथ की, अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं भटक रहा है। हाँ जी। क्या संगीत एक ऐसा माध्यम बन सकता है कि हम यूथ को उस जो दिशा जो वो भटक रहे हैं उस दिशा से हम उन्हें वापस ला सकते हैं? बहुत बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है संगीत, क्योंकि हमारा जो यूथ है आज की डेट में हिमाचल में बहुत ही अलग तरह के नशे हो गए हैं। आए दिन आप सुनते रहते हैं कि वहाँ पे वो बच्चे ने ऐसा किया, उस बच्चे ने ऐसा किया। अगर आप इनके अंदर एक ऐसा नशा पैदा कर देंगे ना जिससे वो उन सभी नशों को भूल जाएंगे, तो वो नशा म्यूज़िक का है, संगीत का नशा वो है। अगर ये नशा किसी बच्चे के अंदर चला जाएगा, मेरा ये मानना है कि वो दूसरा नशा छोड़ देगा। बिल्कुल सही कोई भी बात दूसरा नशा छोड़ देगा। ये अगर नशा चला गया तो उसको प्यार हो जाएगा अपनी लाइफ से, अपने संगीत से जब प्यार हो जाएगा तो मेरे को नहीं लगता वो दूसरे नशों की तरफ घूमेंगे। तो उन बच्चों के अंदर अगर संगीत की शिक्षा अगर आप डालेंगे तो मेरा ये मानना है कि वो अलग दूसरे जो नशे हैं इतने, क्योंकि संगीत से बड़ा नशा है ही नहीं, कुछ नहीं। हम लोग इसको महसूस करते हैं और ये ऐसी प्रक्रिया है संगीत, इसको महसूस करके जो आनंद मिलता है वो आप बयान नहीं कर सकते शब्दों के द्वारा। बिल्कुल सही बात कही कि संगीत एक ऐसा नशा है, अगर आप संगीत में अपने आप को ढाल लेते हैं तो इससे आप जो है अपने आप को एक पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं। हम संगीत के नशे की बात करें, हम स्पोर्ट्स के नशे की बात करें, या हम किताबों के नशे की बात करें, बच्चों में अगर हम ये चीज़ डेवलप कर देते हैं तो बच्चा जो है वो कभी भी दिशा नहीं भटकता है। हेमंत जी, आपने क्लासिकल म्यूज़िक में भी आपकी महारत है, आपने क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखा है, आप क्लासिकल म्यूज़िक भी गाते हैं। तो मैं चाहूँगी मेरे दर्शकों को कि आप क्लासिकल म्यूज़िक सुनाएं। क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए और सुरों पे जो है वो बहुत ज़्यादा पकड़ चाहिए, रियाज भी बहुत ज़्यादा चाहिए उसके लिए। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप मेरे दर्शकों को एक क्लासिकल म्यूज़िक सुना दीजिए, और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि जब क्लासिकल म्यूज़िक, जैसे हम गज़ल की बात करें या हम और हिंदी गानों की बात करें, तो उसके लिए अलग अलग तरह का हम रियाज करते हैं, पर क्लासिकल म्यूज़िक के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रियाज करना पड़ता है। तो पहले हम आपसे सुन लेते हैं, उसके बाद इस विषय पे हम बात करते हैं। लगन लागी तुम्हें सो, लगन लागी तुम्हें सो, लगन लागी तुम्हें सो, लगन लागी तुम सन सावरिया मन हरवा, लगन लागी तुम्हें सो, लगन लागी तुम सन सावरिया मन हरवा, लगन लागी तुम्हें सो, लगन लागी तुम्हें सो, लगन लागी तुम्हें सो। चित मोहलियो अत चित मोहलियो
अत चित मोहलियो अत चित मोहलियो अत सावरी सूरतिया तुमरी जाऊं तो पे बलिहारी लगन लागी तुम्हें सो लगन लागी तुम्हें सो लगन लागी तुम सन सावरिया मन हरवा लगन लागी तुम्हें सो लगन ला सरे गरे ग ग ग सा ला लागी तुम्हें सो लगन लागी 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 तुम्हें सो। बहुत ही खूबसूरत। इसमें जो है बहुत ही ध्यान चाहिए और बहुत ही रियाज चाहिए। तभी मैंने हारमोनियम को, क्योंकि हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो तानपुरे के साथ ही चलता है। आपको स्वरों के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर एक भी स्वर अगर आपका गलत पड़ गया तो आप राग को छोड़ देंगे उस टाइम। तो आपके राग की जो शुद्धता है वो कायम रखने के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि आपके अंदर वो स्वर चलने चाहिए। तो इसलिए मेरे को हारमोनियम भी उस समय त्यागना पड़ा। जी बिल्कुल। ऐसा हेमंत जी, बात करें वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी, जिसमें आपने हिमाचल प्रदेश को प्रेजेंट किया था। Yes, थोड़ा सा मैं वो जानना चाहूँगी कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल क्या था और वो कब आपने उसमें पार्टिसिपेट किया और आपको मौका भी जो है वो मिला। मैम, ये वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल ये आपका आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये 2016 में ये दिल्ली में गुड़गांव में शायद ये प्रोग्राम हुआ था। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हम लोग इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट रहे हैं। हम 84 लोग जो हिमाचल को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था, वहाँ पे जाके अपने कल्चर को हमने दिखाया था। तो हमारे को कुछ रागों की धुन जो उन्होंने बताई थी कि इन रागों पे आपको वहाँ पे प्ले करना है। तो हम वहाँ पे 8500 लोग एक साथ एक मंच पे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे मैम। WCF वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल श्री रविशंकर जी के द्वारा वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। हाँ जी मैम। तो उस पे आपने प्रेजेंट किया यस था, तो वो कैसा आपको कैसा महसूस अलग ही हुआ उस महसूस समय? था मैम। अब आप ये देखो कि 8500 लोग एक साथ इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, जिसमें 2000 हारमोनियम वादक है और तबला वादक कम से कम 2000 लोग हैं, सितार बजाने वाले 1500 लोग हैं। हमने पूरे भारत के ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट देखे वहाँ पे जो शायद हम कभी ना देख पाते। पूरा देश वहाँ पे, क्योंकि पूरा भारत देश था, पूरा भारत देश नहीं था, एक वहाँ पे अनाउंस किया जाता था कि 135 देश अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे आए थे। तो एक वो अलग ही अनुभव था, एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा था मैम। हम वहाँ 7 दिन रहे थे, तो अपने में यादगार पल है वो मैम। जिस तरह से आपने हिमाचल कल्चर की हमने बात की, तो थोड़ा सा मैं हिमाचल कल्चर पे आती हूँ। क्या संगीत के माध्यम से कई सिंगर्स जो हैं हिमाचल के संगीत को देश और प्रदेश में जो है वो अलग नाम दे रहे हैं, क्या संगीत के माध्यम से ही हिमाचल कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं? क्योंकि 12 जिले हैं, अलग अलग संस्कृति है, सबकी जो है वेशभूषा की अगर मैं बात करूं, खान पान की बात करूं, तो बिल्कुल अलग अलग है। तो क्या संगीत एक ऐसा माध्यम बन सकता है कि हम हर एक कल्चर को बहुत ही सुंदरता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ जी मैम, कि संगीत तो हर एक चीज़ को आगे ले जाता है। और हमारा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, उसमें हमारे जो हिमाचल के जितने भी पुराने जो सिंगर हुए, उन्होंने रागों के ऊपर आधारित फोक गाए हुए हैं मैम। और बहुत ट्रेडिशनल फोक है जो जिनको यानी कि आज की डेट में कुछ सॉन्ग ऐसे जो लुप्त भी हो गए, उनको आगे लाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मेरा ना हिमाचल के कलाकारों से ये भी है कि क्योंकि इसमें बहुत से कलाकार आते हैं प्रोग्राम में, जैसे आपके समर फेस्टिवल हो गया, उनमें प्रोग्राम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैम सीखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अगर सीख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हो। तो मेरा जो हिमाचल के जितने भी कलाकार हैं बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत से लोग सीखे भी हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सीखा है ज़रूर सीखें, और ताकि हमारा कल्चर बहुत अच्छे से आगे प्रेजेंट हो सके मैम।
यस मैम। हमने हिमाचल कल्चर की बात की, तो एक हिमाचली गाना मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक हिमाचली गाना सुना दीजिए, क्योंकि अगर हम हिमाचली गाना ना सुने तो हमें लगता है कि हमने भी कोई चीज़ अधूरी रह गई है। तो मैं चाहती हूँ मेरे दर्शकों को आप एक हिमाचली गीत जो हाँ है जी वो मैम, सुना हाँ दीजिए। जी। ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा संतिये धान रुमणी। ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा संतिये धान रुमणी। हो ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा संतिये धान रुमणी। तेरे गलों दे सुइनेरी कंटी, तेरे गलों दे सुइनेरी कंटी, मेरे गलों दे टाई। हो मेरे गलों दे टाई। तेरी तिरछी नजर अड़िए, तेरी तिरछी नजर अड़िए, सारी दुनिया काए। हो सारी दुनिया काए है। ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा संतिये धान रुमणी। हो ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा संतिये धान रुमणी। पारली सड़के मोटरा चलो, पारली सड़के मोटरा चलो, वारली सड़के हाथी। हो वारली सड़के हाथी। आपू तो चली तो मेले जोड़िए, आपू तो चली तो मेले जोड़िए, मिंजो बिले जा साथी। हो मिंजो बिले जा साथी। हो ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा संतिये धान रुमणी। हो ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा संतिये धान रुमणी। बहुत ही खूबसूरत आपने हमें हिमाचली गीत सुनाया। हेमंत जी, आपको गज़लों का भी शौक है, आपने गज़लें भी सीखी हैं। तो गज़लें जब आपने सीखी तो क्या उसके पीछे था कि आपने क्लासिकल भी सीखा है, आपने फोक भी सीखा है, आपने हिमाचली भी सीखा है। तो थोड़ा सा गज़लों की अगर मैं बात करूं तो कौन से आपके फेवरेट गज़ल जो हैं, गायक हैं जो आपके फेवरेट रहे हैं, और गज़लों को आपने सीखना क्यों शुरू किया? क्योंकि गज़लें कहते हैं कि आमूमन गज़लें बहुत शांत आपको रखती हैं, तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगी। मैम, गज़लों का शौक़ मेरे को मेरे गुरुजी से ही उनको सुन के ही जागा मेरे अंदर। और मेरे फेवरेट सिंगर गुरुजी है मेरे। यानी कि उन्होंने ही हमारे को गाना सिखाया है, और गज़लों को सुनने की जो सेंस पैदा हुई, जो चीज़ पैदा हुई वो गुरुजी ने ही पैदा की। जब हम स्कूल टाइम में थे तो मैं गज़लें सुनता था गुलाम अली जी की और जगजीत सिंह जी की। और उस टाइम सुना था कि जो गज़ल सम्राट है मेहंदी हसन साहब को बोला जाता है, लेकिन ये ध्यान नहीं था कि मेहंदी हसन साहब, तो हम सोचते थे क्योंकि जहन में शायद इतना ही म्यूज़िक भरा हुआ था, उतनी ही हमारी जो सोच थी वो उतनी ही डेवलप थी कि हमारे को शायद वही जो सिंगर हमने सुने थे उन्हीं को लगता था कि जगजीत सिंह जी को क्यों गज़ल सम्राट नहीं बनाया गया। मेरे अंदर की सोच है, मैं अपने भाव बता रहा हूँ आपको कि उनको क्यों नहीं गज़ल सम्राट बनाया गया, गुलाम अली जी क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि मैं मेहंदी हसन जी को नहीं सुनता था। लेकिन बाद में जब मेहंदी हसन जी को गुरुजी के थ्रू जब हम लोगों ने सुना तो पता चला कि वाकई वो गज़ल सम्राट थे। तो मैं मेहंदी हसन जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ
और मैं उनकी ही गज़लें सुनता हूँ अपने गुरुजी के बाद। वो एक ऐसे सिंगर है जिनको मैं बहुत सुनता हूँ, तो वो मैं उनको बहुत फॉलो भी करता हूँ। जी। हाँ जी मैम। तो आपने जो है वो अपने गुरुजी को आप जो है वो सबसे पहले उन्होंने ही मीन्स गज़ल को सुनाने की जो सेंस थी वो गुरुजी ने ही पैदा की। शायद हम मेहंदी हसन साहब को सुन नहीं पाते क्योंकि उनको सुनना बहुत मुश्किल काम है। वो इतना डीप चले जाते हैं क्योंकि वो गज़लों को एक पर्टिकुलर राग में ही शुरू करते हैं और उस राग से बाहर नहीं जाते। तो मीन्स सुनने के लिए तो गज़लें हमारी लाइट म्यूज़िक में आती है, लेकिन वो प्योर क्लासिकल में गाते थे गज़ल को, क्योंकि वो उनको छोड़ते नहीं थे लास्ट टाइम तक। मेरा जो मानना है वो बहुत ही गज़लों के तो कमाल मेहंदी हसन साहब। उसको गाना और उसको रियाज भी बहुत ज़्यादा हाँ जी ज़रूरी मैम, रहता बहुत है रियाज करना क्योंकि पड़ता है। रियाज के बिना आप ये चीज़ मुमकिन नहीं है, मुमकिन क्योंकि नहीं है। आपको सुरों को नहीं छोड़ना है, Yes, ma'am। शुरू से लेके लास्ट तक उन्हीं सुरों को आपको पकड़ के रखना हाँ जी है। मैम। हेमंत जी, समय हमारा होता जा रहा है, मैं जाना तो हम नहीं चाहते हैं, बट आप गा इतना अच्छा रहे हैं। हम जाते जाते अपने दर्शकों से जो है आपकी एक गज़ल से हम जो है विदा लेंगे। संगीत एक ऐसा माध्यम बन सकता है जिसे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं और साथ ही साथ अपने में सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, जो आपको जीवन जीने की एक नई दिशा दे सकते हैं। संगीत को अपने जीवन में अपनाएं ताकि आप एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक तरीके से अपने जीवन को जी सकें। हेमंत जी, दर्शकों से विदा लेते हैं और एक गज़ल जो है, खूब लंबी सी गज़ल आपसे सुनते हुए अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। मेहंदी हसन साहब की गज़ल गाऊंगा। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। बहुत बहुत सुंदर गाई उन्होंने। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल तेरे महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। अगर तू इत्तेफाकन अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जा, तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे। तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी, उलझने बढ़ती रहेंगी। दिलों की उलझने दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी। अगर कुछ मशवरे बाकम न होंगे, अगर कुछ मशवरे बाकम न होंगे
तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले